जय हिंद साथियों, दिस इज शाली शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका डिफेंस स्क्वायर 0.1 पर। जैसा कि अभी इकोनॉमी का सेशन मैंने लिया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया उसका। एनसीईआरटी इकोनॉमी का फॉर यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे सेक्टर, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए जो भी इकोनॉमी से इम्पोर्टेंट है उसकी सीरीज चला रही हूँ मैं। तो आज क्लास 9th की एनसीईआरटी का पार्ट 2 है, जिसमें हम जो भी लास्ट का बचा है वो कवर करेंगे पूरा डीपली, एंड साथ ही साथ PYQs भी कवर करेंगे। आप देख पा रहे हो कि एनसीईआरटी क्लास 9th का अपन कवर करने वाले हैं, पूरा डीपली एनालाइज करेंगे, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं आपके एग्जाम्स के लिए उन सभी को डीपली कवर करते चलेंगे। प्लस PYQ के साथ जो भी आपके एनडीए में या फिर सीडीएस में या फिर एसएससी, रेलवे में यहाँ पर भी पूछे गए हैं इकोनॉमी से, एनसीईआरटी से लेकर क्वेश्चन, वो सभी अपन इसमें प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है आपका इस एनसीईआरटी में। तो आप देख पा रहे हो ये क्लास 9th की एनसीईआरटी है इकोनॉमिक सब्जेक्ट की। एंड ये सबसे पहले आप पहली क्लास की थी, उसमें हमने पहला चैप्टर पालमपुर ब्रिज एंड द पीपल एज अ रिसोर्सेस दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। आप जाकर देख सकते हैं पहले पार्ट को, एंड देन आप सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। उसके बाद जो भी ये करने वाले हैं अभी इसके साथ कंप्लीट, आपको इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पार्ट 1 की, तो आप उधर से डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 3rd एंड चैप्टर 4th, पॉवर्टी एज अ चैलेंज एंड फूड सिक्योरिटी इंडिया। क्या चैलेंजेस हैं पॉवर्टी के, क्या पॉवर्टी है इंडिया के अंदर, वो कवर करेंगे। एंड जो फूड सिक्योरिटी है इंडिया के अंदर, गरीब है उनके पास खाने को नहीं है, सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। एंड ये जो सिलेबस है आपका एनडीए, सीडीएस और जो भी एसएससी वगैरह में इकोनॉमी का, वो भी मैंने इसमें कवर करके रखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहला आज जो अपना टॉपिक रहेगा पॉवर्टी रहेगा, पॉवर्टी एज अ चैलेंज इंडिया। क्या चैलेंजेस हैं पॉवर्टी के, क्या पॉवर्टी है, क्या होता है पॉवर्टी, सारी चीज़ें इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में सारे क्लियर हो जाएंगे, प्लस PYQ के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो जो पॉवर्टी लाइन होती है, सबसे पहले तो गरीबी। गरीबी क्या होता है? आपके पास खाने को ना होना, फूड ना होना, आपके पास हेल्थ अच्छी ना होना, आपके पास रेसिडेंट ना होना, घर ना होना, हाउस ना होना रहने के लिए, एंड आपके पास कोई इनकम जनरेशन ना होना जिससे कि आप कमाई कर सको, कुछ काम करके कमा कर खा सको, रह सको, आपके पास एजुकेशन ना होना, आपके पास अवेयरनेस ना होना। ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं आपके पॉवर्टी शो ऑफ करने के लिए। अगर आपके पास इनमें से 3 से 4 पॉइंट्स भी नहीं हैं, जैसे कि आपके पास खाने को नहीं है, हेल्थ नहीं है और घर नहीं है, मतलब आप गरीब हो, कोई भी 3 पॉइंट अगर आपके पास इनमें से नहीं है तो फिर आप गरीब कहलाओगे। ये तो हमने हमारे बेसिस से बात कर ली कि ये व्यक्ति गरीब कहलाएगा ये पॉइंट ना हुए तो। अभी वर्ल्ड बैंक क्या कहती है कि गरीब क्या होता है, उसको जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कहता है कि गरीब क्या होता है। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ जाता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन क्या है पॉवर्टी लाइन की, या उसके अकॉर्डिंग पुअर कौन होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग एक गरीब क्या होता है। अभी पहले जो पास्ट टाइम था वो मतलब कि 10-12 साल 2000 तक, तब क्या था, तब वर्ल्ड बैंक की जो डेफिनेशन वो थी कि 1.3 पॉइंट जो डॉलर पर डे अगर किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति कमा रहा है, अगर इससे नीचे कमा रहा है तो वो गरीब कहलाएगा, अगर इससे ऊपर कमा रहा है फिर वो पुअर नहीं कहलाएगा, वो पुअर लाइन से ऊपर कहलाएगा, मतलब कि वो गरीब नहीं है। पर टाइम के चलते, महंगाई के चलते एंड क्या बोलते हैं, मॉडर्नाइजेशन के चलते सारी चीज़ें बदल रही हैं, महंगाई आसमान छू रही है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर गरीबी का भी लेवल और लाइन दोनों ही बदल जाते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे 2025 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति $3 मतलब कि 2.8 है तो अपन $3 मानते हैं, $3 से कम कमा रहा है, $3 पर डे के अकॉर्डिंग नहीं कमा रहा है, अगर उससे नीचे कमा रहा है तो वो पुअर कहलाएगा, अगर इससे ज़्यादा कमा रहा है तो फिर वो पुअर नहीं कहलाएगा।
ये सिंपल सी डेफिनेशन थी वर्ल्ड बैंक की। अब अपन देखेंगे कि इस इकोनॉमी क्लास 9th में क्या दे के रखा है आपके एग्जाम के लिए, ये क्या बताने वाली है आपको पॉवर्टी के बारे में। तो सबसे पहले इसमें दे के रखा है पॉवर्टी लाइन, एक लाइन होती है पॉवर्टी लाइन। ये क्या है पॉवर्टी लाइन? तो इसमें देखा अ कॉमन मेथड बेस्ड ऑन इनकम एंड कंजप्शन लेवल, इट रिप्रेजेंट द मिनिमम लेवल necessary to satisfy the basic need, food, clothes, settle, education, मेडिकल केयर। अभी जैसा मैंने पॉइंट्स आपको बताए, अगर ये सारे पॉइंट्स आपके हैं, आपके पास इनमें से नहीं है कुछ, तो आप कहलाओगे पुअर। ये पुअर लाइन, पॉवर्टी लाइन हो गई। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फूड, क्लॉथ, हाउस एंड मेडिकल, एजुकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें एक लाइन में लिख दी। ये क्या है? पॉवर्टी लाइन। अगर ये व्यक्ति इससे नीचे है वो गरीब है, इससे ऊपर है तो वो मतलब अमीर नहीं कहलाएगा पर गरीब भी नहीं कहलाएगा, ऐसा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट बोला है कि मेजरमेंट इन इंडिया। क्या है मेजरमेंट इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर जैसा कि आप सबको मालूम है कि रूरल एरिया, अर्बन एरिया, दो पार्ट में अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं। अर्बन एरिया, अभी रूरल एरिया के कंपैरिजन अर्बन एरिया में दोनों पॉवर्टी लाइन में डिफरेंस होता है। अगर कोई गरीब अगर बाजार में रह रहा है और ऐसे ही सेम एक गरीब गांव में रह रहा है, तो उन दोनों में भी गरीब और अमीर का अंतर आ जाएगा, क्योंकि जो बाजार में रह रहा है, सिटीज में रह रहा है, वो गरीब की डेफिनेशन अलग है, एंड जो गांव में रह रहा है उस गरीब की डेफिनेशन अलग है। तो उसमें यही दोनों बताए हैं, रूरल एरिया के अंदर क्या है पॉवर्टी एंड अर्बन एरियाज के अंदर क्या है पॉवर्टी। रूरल एरिया बेस्ड ऑन अ कैलोरी रिक्वायरमेंट एंड 2400 कैलोरी पर पर्सन डे। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि कोई रूरल एरिया में रह रहा है, गांव में रह रहा है, तो उसकी जो कैलोरी है ना 2400 कैलोरी पर पर्सन के हिसाब से इन्होंने डिफाइन किया है, ड्यू टू मोर फिजिकल लेबर। क्योंकि वहाँ पे जो गांव में खेती का काम है, फील्ड वर्क है, तो लोगों को जो खाने के लिए कैलोरीज चाहिए वो ज़्यादा चाहिए। इसी कंपैरिजन किया जाए बाजार में, मार्केट में, सिटीज के अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर, बड़े बड़े जो मेट्रो सिटी वगैरह उनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इंदौर, इन सारी सिटियों की बात की जाए तो वहाँ पे फील्ड वर्क इतना नहीं है। हाँ, कंस्ट्रक्शन का कुछ काम होता है, लेकिन कंपैरिजन टू अर्बन टू रूरल, तो जो अर्बन एरिया में है वो फील्ड वर्क इतना नहीं है। वहाँ पे थोड़ा बहुत ऑफिस का वर्क रहता है या फिर जो लेबर वर्क होता है, तो कंपैरिजन रूरल एरिया में ज़्यादा फिजिकल वर्क है, तो उसके हिसाब से जो कैलोरीज हैं अर्बन एरियाज में कम चाहिए। तो उसमें 2100 कैलोरीज चाहिए पर पर्सन, और यही गांव में ज़्यादा चाहिए और बाजार में कम चाहिए। बट जब इनकम सोर्स की बात आती है तो गांव में वो कम रहता है और अर्बन में ज़्यादा रहता है। तो इसी तरीके से उन्होंने दो भागों में पुअर्स को इंडिया के अंदर डिफाइन किया, अर्बन और रूरल, दोनों एरिया में अंतर है बहुत ज़्यादा। एंड नेक्स्ट इसमें बोला है इसके बाद कि सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है। A social aspect of poverty where the poor are kept excluded from the better environment and the opportunity enjoyed by rich। अभी इसमें क्या था, अभी मैंने आपको बताया कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है, देन इंडिया के अंदर इसको कैसे डिफाइन किया ये बताया। इंडिया के अंदर अर्बन एरिया, रूरल एरिया, दो में बता के रखा है ये। अभी इन दोनों में जो सोशल एक्सक्लूजन है वो ये है, बेटर एनवायरनमेंट, अपॉर्चुनिटी, कहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, गरीब को कितनी अपॉर्चुनिटी है, एंड द, तो ऐसे आपकी पॉवर्टी को डिफाइन किया गया है। एंड नेक्स्ट अब आप आते हैं इसके PYQs। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, साथ जो भी टॉपिक्स हैं उनकी हम PYQs को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो पूछा गया है वो आपका SSC 2017 में पूछा गया है, रेलवे NTPC के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रूरल एरिया के अंदर पुअर्स होते हैं उनकी कैलोरीज का क्वेश्चन था। अभी जैसे मैंने आपको डायरेक्ट ये एडजेक्ट लाइन सेम टू सेम NCERT बुक में ऐसी दे के रखी है, तो वही क्वेश्चन उठा के उन्होंने इसमें पूछ लिया। तो आप वो इसमें
2100 दे के रखा था, 1800, 2500, 2400। आप सोचोगे कि भाई रूरल एरिया है, गांव का एरिया है, तो वहाँ पे तो कम ही चाहिए कैलोरी, बट उल्टा है, क्योंकि गांव में फील्ड वर्क ज़्यादा है, गांव में लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं फिजिकली, तो उन्हें कैलोरीज ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा वो लोग खाते हैं बाजार मार्केट में अर्बन एरियाज के लोगों के कंपैरिजन में। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, गलती से आप कर दोगे यहाँ पे 1800 कैलोरी। नहीं, आपको कम नहीं करना है यहाँ पे, बल्कि आपको ज़्यादा करना है। और इसमें देखे रखा है एनसीईआरटी में 2400 कैलोरीज। तो आपका आंसर ये होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है सीडीएस 2018 में, एनडीए 2021 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच डायमेंशन ऑफ द पॉवर्टी signify that poor people are the excluded from the world better facility। तो अभी मैंने आपको सोशल एक्सक्लूशन पूरा डिफाइन किया, तो इसका आंसर हो गया आपका सोशल एक्सक्लूशन। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आ रहा है वो आपका है गवर्नमेंट एफर्ट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी एलिवेशन क्या होता है? पॉवर्टी एलिवेशन क्या होता है? इसमें बताया है कि गवर्नमेंट हैज अडेप्ट टू मेन स्ट्रेटेजी प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटिंग द स्पेशल एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। अभी इसमें बोला है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, कैसे जो पुअर पीपल्स हैं उनको डिक्लाइन कर सकती है, मतलब कि उनको इस लाइन से ऊपर ला सकती है। जैसे कि काफ़ी पुरानी बात है कि जब अपनी जिनका गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी, तो उस दोबारा से इलेक्शन हो रहे थे, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि गरीबों को ख़त्म करो। तो लोगों ने उसका उल्टा मीनिंग निकाल लिया था कि भाई कि गरीबों को ख़त्म कर दो। उनका मीनिंग था कि जो गरीबी है उसको हटाओ, लेकिन उन्होंने बोल दिया था कि गरीबों को हटाओ। तो दोनों बातों में अंतर है, गरीबी को हटाना है, गरीबों को नहीं हटाना है। तो वही सेम है कि अब ये गवर्नमेंट इससे कैसे क्या वर्क कर सकती है, स्कीम्स ला सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा मनरेगा स्कीम चलती है, जिसमें आपको 100 दिन का रोजगार होता है, 100 डेज का, तो वो देने की गारंटी देती है कि हम आपको 100 दिन का रोजगार प्रदान करेंगे 1 साल के अंदर। 1 साल के लिए मनरेगा स्कीम है। एंड आपको हाउस होल्ड वाला भी चल रहा है, जिसमें आपको गवर्नमेंट जो गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, उनको एक एक घर बना कर देगी। टॉयलेट वाला, जिसमें आपको गवर्नमेंट टॉयलेट बना कर दे रही है। ये सारी स्कीम अभी की है, पुरानी नहीं है। पीएम जन धन धन योजना, जिसमें भी वो आपको एक जॉब है वो प्रोवाइड की जाएगी आपको, जिसमें आपको कुछ इनकम जनरेट हो पाए। ऐसे ही कुछ इंटर्नशिप की भी जो चलती हैं स्कीम, जिसमें कि जो स्टूडेंट है गरीब हैं उनको वो दी जाती है। तो ये सारी जो स्कीम्स हैं वो सारी पॉवर्टी के अंदर आ जाती है, जो गवर्नमेंट आपको चलवाती है एंटी पॉवर्टी के अगेंस्ट, जिससे कि आपकी गरीबी खत्म हो। अब इसमें जो मैंने आपको बताया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मनरेगा योजना, यही है। ये आपको 2005 में आई थी और अभी तक चल रही है। इसमें हर सालिना या फिर बोलूँ तो साल दर साल अपडेट आते जाते रहते हैं कि अब इसमें ये और कर दिया जाएगा, अब इसमें ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, अब इसमें ये कर दिया जाएगा। तो ये 2005 में आई थी। इसमें 100 डेज की आपको गारंटी दी जाएगी कि आपको कोई काम दिया जाएगा जिससे कि आप अपना कुछ कर सको। ये आपकी इम्पोर्टेंट स्कीम है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो ये भी आपकी एक वन ऑफ द स्कीम है जो कि इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए पूछी जा सकती है। अभी आपको और कई सारे एग्जाम में पूछी भी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एनडीए, एसएससी, सीजीएल। एनडीए में 2019 में पूछा गया है और एसएससी सीजीएल में 2020 में पूछा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट स्कीम है। और इसमें डायरेक्ट मनरेगा स्कीम से क्वेश्चन आया है। इसमें पूछा है कि इसमें कितने दिन का रोजगार दिया जाता है। मैंने आपको अभी बताया कि 100 डेज का आपको दिया जाता है, तो आपको 50, 75, 120, 100 सब दे के रखा है, लेकिन आपको उसमें आंसर सही है 100 डेज का। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको सीडीएस में पूछा गया है 2017 के अंदर, जो कि टू मेन प्लैंक ऑफ द गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी फॉर द पॉवर्टी एलिवेशन। अभी मैंने बताया कि क्या होता है। तो इसमें आंसर है आपका प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, की जो भी पॉवर्टी है उसको
कंप्लीट करने के लिए, सॉरी कंप्लीट नहीं, इसको रिड्यूस करने के लिए जो भी स्कीम्स लाई जा रही है, गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है एजुकेशन पर, अवेयरनेस पर, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर, ये जो मैं वर्ड बोलती हूँ ना बार बार, करंट अफेयर में भी आता रहता है, उसकी क्लास में भी आता रहता है, एंड इकोनॉमी में पढ़ा रही हूँ उसमें भी, बाकी की जो भी मतलब कि टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के लिए, सभी ना इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें 7 गोल दे के रखी है, जिसमें आपका फूड, जो मैं टॉपिक अभी पढ़ा रही हूँ पहले ही नंबर पे, पॉवर्टी सबसे पहले, एंड फिर उसके बाद आपका हेल्थ आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन आ जाती है, फिर क्या बोलते हैं, क्लीन वाटर, ठीक है, साफ वगैरह, सब ये सारी चीज़ें, सैनिटरी वगैरह, ये सारी चीज़ें, ऐसे सारे पॉइंट आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सब पूरे एरिया को कवर करती है। ये गोल है कि जिसमें हम एकदम सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे, जिसमें कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बिना जॉब के नहीं रहेगा, अनएम्प्लॉय नहीं रहेगा, एंड सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसी के अंदर सारे ये पॉइंट्स आ जाते हैं। तो जितना भी इसमें क्लास 9th की बुक में चैप्टर 3 में आपको पॉवर्टी चैलेंजेस दे के रखा था, हमने कर लिया है वो कंप्लीट। एंड आप लोग देख पा रहे होंगे कि पॉवर्टी के क्या क्या चैलेंजेस हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है। अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया है कि इंडिया ने काफ़ी हद तक इस पर ग्रोथ कर ली है, कि जो पॉवर्टी थी वो रिड्यूस करी गई है। एंड आपको उसमें एक पॉइंट ऑनलाइन रखना है, वो कि अभी हाल ही में केरला स्टेट ने किया है। क्या किया है केरला स्टेट में, जो पॉवर्टी लाइन थी उससे लोगों को ऊपर कर दिया है। पॉवर्टी लाइन मैंने आपको बताई कि एजुकेशन, हेल्थ, फूड, क्लॉथ वगैरह सारी चीज़ें। केरला इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है जो कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, जिसमें आप गरीबी नहीं रही है। इसके पीछे एक और कारण है, केरला एक हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छा स्टेट रहा है। ये नहीं सोचना कि मैं ये कहाँ की बात कहाँ पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी क्लास 9th के लिए बनी है और आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो आपको उसको ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना है कि प्रेजेंट टाइम पे आपको कौन से एग्जाम्पल मिले, उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो केरला एक इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसमें पॉवर्टी बिल्कुल नहीं है, पॉवर्टी लाइन से सभी लोग ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या कारण रहे थे, क्या चैलेंजेस रहे जो केरला ने कंप्लीट कर लिए, बाकी के स्टेटों ने नहीं कंप्लीट कर पाए। तो पहला, एजुकेशन पे केरला ने काफ़ी अच्छा वर्क किया, क्योंकि अभी मेघालय सबसे ज़्यादा लिटरेसी में है, इससे पहले केरला था, आप लोग को याद हो तो उसने सबसे पहले एजुकेशन पे वर्क किया। देन जो वल्नरेबल एरिया थे जैसे कि वुमेन और चिल्ड्रंस, उनमें उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया। वुमेन्स की कैसे बात करें, वुमेन्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि वुमेन्स के होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं, जैसे जिसमें कि 5 वुमेन या 10-12 वुमेन्स इकट्ठी होती हैं, वो अपने कुछ उनके जो एनजीओस होते हैं वो भी हेल्प करते हैं, जिसमें वो क्या करती हैं कि खुद की कुछ इनकम जनरेशन बनाती हैं। जैसे कि 500 रुपये इकट्ठे किए 10 वुमेन्स ने, उन्होंने बोला कि अब हम इनको इकट्ठा करेंगे हर महीने हर दिन, और हम कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे या फिर कुछ ऐसा वर्क स्टार्ट करेंगे जिससे कि हमारी इनकम जनरेशन है वो अच्छी हो जाएगी। तो केरला के अंदर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे उन्होंने काफ़ी मेन रोल लीड किया इसको पॉवर्टी लाइन से ऊपर आने में। तो इससे मोटिवेट होके या फिर इससे इंस्पायर होके बाकी की स्टेट भी ऐसा कर सकती हैं। अभी चूंकि अपन पॉवर्टी चैलेंजेस की बात कर रहे हैं क्लास 9 3rd चैप्टर के अंदर, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अभी देखें जैसे कि केरला पॉवर्टी लाइन से ऊपर, अब ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी में है। जैसे सबसे पहले तो बिहार का ही नाम आता है, बिहार बहुत ज़्यादा गरीब है, बिहार, झारखंड थर्ड 4th 5th मुझे एक कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, ठीक है, एंड थोड़ा सा राजस्थान का थोड़ा वाला पार्ट है। ये आपको पहले नंबर और दूसरे नंबर के याद रखने कि ये सबसे ज़्यादा गरीब देश है, सॉरी
गरीब स्टेट है, देश नहीं गरीब स्टेट है, देश तो अपना भी गरीब है, डेवलपिंग है, लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा गरीब पाए जाते हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की थी, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। अब इंडिया के अंदर पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है तो पॉवर्टी भी सबसे ज़्यादा है। अभी इसी को चैलेंज करने की ज़रूरत है, इसको इन पे ऐसे ऐसे स्कीम्स को इम्प्लाई करने की ज़रूरत है जिससे कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो चुकी है आपकी, आपके पास यूथ भी सबसे ज़्यादा है और पॉवर्टी भी सबसे ज़्यादा है। मतलब तो अगर इसका कॉम्बिनेशन बना के कुछ अच्छा नया बनाया जाए तो काफ़ी अच्छा वर्क किया जा सकता है इस पर। ठीक है, तो अभी इसी के साथ करते हैं, ये हो गए आपके सारे चैलेंजेस, पॉवर्टी क्या होती है, WHO ने क्या कहा है पॉवर्टी को, उसकी क्या डेफिनेशन है पॉवर्टी की, NCERT के अंदर क्या क्या डेफिनेशन है, कैसे डिफाइन किया है पॉवर्टी को, एंड PYQs में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी को कर लिया है कवर। एंड इस सेशन को मैं इधर ही एंड कर रही हूँ। अभी इसका एक चैप्टर और बाकी है, 4th चैप्टर फूड वाला। ठीक है, तो उसको कवर करेंगे हम पार्ट 3rd में पूरा डीपली। अभी इसको हम इतना ही कवर कर रहे हैं। ये चैप्टर 4 था, सॉरी ये चैप्टर 3 था जिसको हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। ये पार्ट आपका 2nd तैयार हो गया है और अभी जो चैप्टर 4 है आपका वो हम कवर करेंगे पार्ट 3rd के अंदर। क्लास 9th की NCERT आपको इसी में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसी चैनल पर। एंड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर मैंने आपको सेशंस बनाए उन सभी की लिंक आपको मिल जाएगी इसी क्लास की डिस्क्रिप्शन में। एंड आपने मेरे इस सेशन को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। थैंक यू। एंड ऐसे ही सेशन में कंटिन्यू आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अभी तो ये सीरीज स्टार्ट हुई तो अभी आपको तो काफ़ी टाइम तक मेरे साथ रुक कर रहना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको करवा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा जल्दी और डीपली एंड प्लस PYQ सॉल्व के साथ, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ सारी चीज़ें कवर करी हूँ इन सेशंस के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।